हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल प्रबल बायोलॉजी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी के 11th बुक से चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने रेगुलर बैचेज में एनसीईआरटी बूस्टर बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और साथ साथ में इसके डिस्क्रिप्शन को भी अच्छी तरीके से देखा होगा। एनसीईआरटी बुक में हम लोग आज फास्ट फ्लुएंसी में एज अ स्पीड बैच के फॉर्म में सारे टॉपिक को रिमाइंड करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी 11th और 12th बुक से क्वेश्चन एज सच पॉइंट वाइज बनाए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बूस्टर में भी आप लोगों ने एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट को डिस्कस किया है, साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है। और उसी एनसीईआरटी बूस्टर बुक का जो भी मैटर होता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आपके हैं। सारे के सारे मैटर एज सच फॉर्म में एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों बुक के एनसीईआरटी बूस्टर में जो भी यूनिट वाइज बुक आपको मिलती हैं उसमें एज सच ही मिलते हैं। और साथ साथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट भी उसमें होते हैं जिसको अच्छी तरीके से आप लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं। क्लास में प्रॉपर वे में आपको उसको अच्छी तरीके से समझाया जाता है। साथ साथ में आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को समझते हुए और एज ए स्पीड फ्लुएंसी में स्पीड फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट को समझेंगे और सारे पॉइंट को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक कौन सा है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर से ही आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ही हम कुछ पॉइंट को पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से। ठीक है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करते हैं वो भी आप इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो अगर उसमें सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, और अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवीजन होता है तो उनकी ग्रोथ होती है। साथ साथ में रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि कौन सा डिवीजन का ऐसा टाइप है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराता है और कौन सा ऐसा टाइप है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब अभी हम लोग सेल साइकिल में सारी पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद सेल डिवीजन को जब हम लोग देखेंगे तो सेल डिवीजन के हमें दो टाइप मिलेंगे। एक टाइप होता है माइटोसिस और दूसरा टाइप होता है मियोसिस। जो माइटोसिस है, ठीक है, अगर आप माइटोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो माइटोसिस है, अभी आप देखेंगे भी सारे पॉइंट को, तो जो माइटोसिस है स्पेशली आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कौन सा डिवीजन कहते हैं इसे? इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर जो है दूसरे जो टाइप है डिवीजन का जिसे आप जो है मियोसिस कहते हैं, तो मियोसिस का दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो अगर जो है हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन दो तरीके का है, एक माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस है। तो माइटोसिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन,
तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस में इसमें जो आप देखेंगे कि एक सेल, वो सेल डिप्लॉयड भी हो सकती है और वो हैप्लॉयड भी हो सकती है। अब इससे आपको एक चीज़ ये समझ में आएगा कि माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन का टाइप है जो यन मतलब हैप्लॉयड और 2n मतलब डिप्लॉयड दोनों तरीके के सेल्स में हो सकता है। और इससे जो है जो सेल्स बनती हैं, ठीक है, इस डिवीजन के एंड होने पे 2 सेल बनती हैं। अब बात की जाती है कि ये बनी हुई सेल कैसी होगी। ये बनी हुई सेल n या 2n होती है। अगर जो है हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हुआ है तो हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगी। और अगर डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस हुआ है तो 2 डिप्लॉयड सेल बनेंगी। तो कहने का मतलब कि जिसमें डिवीजन हो रहा है, जिसे आप बोलते हैं पेरेंटल सेल, क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल में जो डिवीजन होता है उसके बाद में डिवीजन के कंप्लीट होने पे फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का। किसका फॉर्मेशन होता है, डॉटर सेल का, ठीक है। तो डॉटर सेल माइटोसिस होने पे अपने पेरेंटल सेल के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। आप कह सकते हैं कि बोथ डॉटर सेल विच फॉर्म फ्रॉम माइटोसिस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट एंड दे आर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली exact copy of their parent and also be called as the daughter cell are genetically as a exact copy their parental cell, ठीक है। तो माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब यही होता है कि जो पेरेंटल सेल हैं, ठीक है, जो पेरेंट सेल हैं जिसमें डिवीजन हो रहा है, उनके बाद में जो दोनों डॉटर सेल बनेंगी वो डॉटर सेल बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होंगी, जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होंगी देयर पेरेंट की। इसीलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, जेनेटिक्स के बेसिस पे जेनेटिकली कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसीलिए माइटोसिस को क्या कह सकते हैं, माइटोसिस को बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके सारे पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत होती है डिवीजन की टाइप पे माइटोसिस और मियोसिस में, तो यहाँ पे सारे स्टेज, सारे इवेंट को हम लोग आगे तो समझेंगे ही, बट यहाँ पे शुरुआत में ये जान लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस है क्या। तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें पेरेंटल सेल, कोई भी पेरेंटल सेल हो, चाहे वो हैप्लॉयड सेल हो चाहे वो डिप्लॉयड सेल हो, जब वो डिवीजन अपना कंप्लीट करता है तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। और दोनों डॉटर सेल, अगर पेरेंटल सेल हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड होंगी, अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल डिप्लॉयड होंगी। इसीलिए इस डिवीजन को हमने बोल दिया इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और जो दूसरे डिवीजन का टाइप है, अगर जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरी डिवीजन के टाइप को देखते हैं, तो जो दूसरा डिवीजन है इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इस डिवीजन में क्या होता है, माइटोसिस से इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर जो है आप इसमें देखें कि जो मियोसिस है, मियोसिस में जो पेरेंटल सेल है, मियोसिस में जो पेरेंटल सेल है वो हमेशा, याद रखना है आपको, वो हमेशा 2n ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियोसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। मियोसिस हमेशा किस में होगा, डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ओनली इन डिप्लॉयड सेल, ओनली इन 2n मतलब क्या होता है, जिसे आप बोलते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल में ही होगा, ठीक है। तो मियोसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल, जबकि माइटोसिस में आपने क्या देखा था कि मियोसिस की जो है, माइटोसिस में आपने देखा था कि ये हैप्लॉयड में भी होता था और डिप्लॉयड 2n में भी होता था, बट मियोसिस ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल, 2n सेल में ही होगा। और जो है ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक को जो है जो पहले होता है उसे हम लोग जो है बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट नाम देते हैं, जो पहले होता है उसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। और मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे, मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे 2 सेल बनती हैं। कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में ही आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट में ही जो ये दोनों सेल बनती हैं ये होती हैं हैप्लॉयड, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे 2 सेल बनेगी,
बट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो मियोसिस हो रहा है डिप्लॉयड सेल में, मतलब इनकी जो पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल के से मियोसिस फर्स्ट होने पे यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रही हैं। ठीक है, ये दोनों डॉटर सेल जो हैं, ये दोनों डॉटर सेल आप देख रहे हैं कि इनकी प्लॉइडी चेंज हो गई है। पेरेंटल सेल डिप्लॉयड था, लेकिन जो डॉटर सेल हैं वो कैसी हैं, हैप्लॉयड हैं। अब आप खुद सोचिए, प्लॉइडी इन द रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम के फॉर्म में बोला जाता है। अगर ये ह्यूमन सेल है तो अगर ये डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोजोम रखता है अपने पास में, कितने, अगर 46 क्रोमोजोम रखता है तो जो ये डॉटर सेल बनेंगी मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे, इसमें क्रोमोजोम का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये 23 ही होगा दोनों सेल में। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे क्रोमोजोम का नंबर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। 46 से कितना हो जा रहा है, 23 दोनों सेल में हो जा रहा है। दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन किस में बदल गई, हैप्लॉयड कंडीशन में। तो अगर जो है हम लोग मियोसिस फर्स्ट को देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो मियोसिस फर्स्ट हो रहा है यही वो स्टेज है जिसमें प्लॉइडी हाफ होती है, और इसीलिए जो है मियोसिस को क्या बोलते थे, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब जो है कम हो जाना, घट जाना। यहाँ पे जो है प्लॉइडी घट गई है, 2n से n हो गया है, दैट इज हाफ प्लॉइडी रह गई है। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, 2 डॉटर सेल बनी, अब जो है इसके आगे मियोसिस सेकेंड होगा। और इस चीज को भी आपको नोटिस करना है कि जब ये मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें क्या होना है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड की अगर हम बात करेंगे, मियोसिस सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे, मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होने पे जो एक सेल है, इससे जो है एक हैप्लॉयड सेल से जो एक हैप्लॉयड सेल बनी थी कहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे, इससे जो है 2 सेल बनेगी। और जो दूसरी सेल है उसमें भी एज सच, मतलब इन दोनों सेल में जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इन दोनों में मैंने अलग अलग एरो दिखा दिया आपको समझाने के लिए, बट ये एक साथ में साइमल्टेनियस होता है। इस चीज को आप नोटिस करिएगा, ऐसा नहीं कि ये अलग होगा और ये अलग होगा, ये दोनों साइमल्टेनियस होंगे, एक साथ में होंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग एरो इंडिकेट कर दिया कि इस सेल से 2 बना, और जो दूसरी वाली सेल है, डॉटर सेल थी मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे, उससे भी 2 सेल बनी। ठीक है, तो अगर जो है आप यहाँ देखें कि ये मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होने पे ये टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और ये 4 सेल कैसी हैं, n प्लॉइडी रखती हैं। मतलब ये कैसी हो गई, ये हैप्लॉयड ही हैं। ये कैसी हैं, ये हैप्लॉयड ही हैं। मियोसिस जो है फर्स्ट के कंप्लीट होने पे जो 2 सेल थी वो हैप्लॉयड ही थी। तब अब यहाँ पे आप इस चीज को नोटिस करिए कि मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने पे हैप्लॉयड सेल बनता है, और मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होने पे हैप्लॉयड सेल ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड को अगर हम देखें तो मियोसिस सेकेंड के लिए जो ये सेल बनी है, नई 4 सेल बनी हैं, इनके लिए जो मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट था, ये दोनों डॉटर सेल एज ए पेरेंट के जैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इस n हैप्लॉयड के जैसे बनी हुई दोनों सेल मियोसिस के एंड पे, मियोसिस सेकेंड के एंड पे हैप्लॉयड ही हैं, इसीलिए मियोसिस सेकेंड को हम कह सकते हैं एज ए इक्वेशनल डिवीजन, एज ए माइटोसिस। तो मियोसिस सेकेंड एज ए इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड एज ए माइटोसिस है, मियोसिस सेकेंड को हम कैसे कह सकते हैं, एज ए इक्वेशनल डिवीजन है, याद रख सकते हैं। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट वाला है ये एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी हाफ होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरीके से आप रेगुलर बैचेज में इन सारे कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है। ठीक है, और इसके सारे स्टेज को देखा है, इसके अंदर सारे होने वाले इवेंट को देखा है अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको प्रॉपर वे पे फिगर बना के समझाया गया है और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेगुलर वे पे रेगुलर क्लासेस में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। ऐसे सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है कि मेन डिफरेंस क्या होता है, क्या उसका जो है रीजन है, कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें जो है हम केवल एनसीईआरटी के पॉइंट को ही अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं टॉपिक को। इसमें जो है अगर देखें तो चैप्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में आप बस 2 चीज़ों को ही ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ें कौन सी हो गई, 2 पॉइंट कौन से हो गए।
ठीक है। इस पूरे चैप्टर में मैं फिर से अब बता दे रहा हूँ, रिवीजन स्टार्ट करने के पहले इसमें हम दो चीज़ों को ही देखेंगे। एक तो जो है इन जो है सेल साइकिल में होने वाले स्टेज के बारे में, सेल साइकिल में होने वाले स्टेज के बारे में, और दूसरा जो होगा, पहला पॉइंट होगा स्टेज के बारे में देखेंगे, दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें होने वाले इवेंट के बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर केवल दो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। एक स्टेज आपको सीक्वेंसली याद करना है, उसके बाद में उस स्टेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है कलर में एक इंडिकेट किया गया है, कलर में जो है आपको बताया गया है, हाईलाइट किया गया है, और उसी पॉइंट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल डिवीजन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिसमें ठीक है सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब भी सेल डिवीजन होगा तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का जो है कंटेंट का डबल होना, डीएनए की कंटेंट का बढ़ना, डबल होना, ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। और अगर हम इनके प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलता है कि सेल डिवीजन देखेंगे ही आप, डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे और अल्टीमेटली सेल की ग्रोथ आप देखेंगे, ठीक है। फिर ये अगर हम लोग देखते हैं कि ये सारे इवेंट, जितने भी इवेंट आप देखते हैं सेल साइकिल में, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। सारे के सारे इवेंट कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि ये डिवीजन करेक्ट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और जिससे जो फॉर्मेशन होता है प्रोजेनी सेल का, जो उनका जीनोम इंटेक्ट रहता है, जैसे जो है उनके पेरेंटल में है वैसा जो है उनमें जो है रहेगा। और अगर बदलना होगा, रिडक्शन वाला होना होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो प्रोजेनी सेल हैं, ठीक है, उनके जीनोम इंटेक्ट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कोऑर्डिनेटेड वे में इनके सारे इवेंट सारे स्टेज होते हैं, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल का जो है जीनोम डुप्लीकेट करता है। जीनोम दैट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम अगर किसी को नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, जीनोम बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। तो इसका जीनोम क्या होता है, जो है डुप्लीकेट करता है, डबल करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सेल के, ठीक है, सारे कंटेंट जो है उनकी बायोसेंसिस होती है, सेंसिस होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अल्टीमेटली आपको इवेंचुअली देखने को मिलता है दो डॉटर सेल मिल गई, ठीक है, एक टर्म है सेल साइकिल। तो अल्टीमेटली आपको दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये सेल साइकिल हो गया। यहाँ पे जो ये इंडिकेट कर रहा है, किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? माइटोसिस के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं कि सेल की जो ग्रोथ है वो किस रिस्पेक्ट में है, तो सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेज होता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल की ग्रोथ होती है तो सेल, देखिए सेल डिवीजन हो सकता है कि सेल डिवीजन हुआ, मेरी बात समझिएगा, सेल डिवीजन हुआ और सेल परमानेंट स्टेज में पहुंच गई इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। या सेल डिवीजन नहीं कर रही है, हो सकता है वो टेम्पररी स्टॉप कर जाए, लेकिन सेल की ग्रोथ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस पॉइंट को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करिएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि जो सेल की ग्रोथ है ये कैसी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और इसमें होता क्या है, साइटोप्लाज्म में इनके जो होते हैं साइटोप्लाज्म के कंटेंट जो है बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं डीएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है, ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जो अभी आप देखेंगे इंटरफेज में। डीएनए केवल एक ही जगह है जहां पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और आपको समझ भी गए होंगे कहां पे होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और ये रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। और ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स सीरीज है इवेंट का जो सेल डिवीजन में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये सारा का सारा अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कंट्रोल में होता है सेल डिवीजन, तो ये होता है जेनेटिक कंट्रोल में। कैसे होता है, जेनेटिक कंट्रोल में। इसके रेगुलेशन को आप लोगों ने जो है पढ़ा है रेगुलर क्लासेस में, हमने रेगुलेशन ऑफ द सेल डिवीजन आपको बताया है, जिसके लिए जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK एंजाइम है और साइक्लिन प्रोटीन होता है। और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके सारे चेक पॉइंट को हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया है।
अगर किसी को समझना है, ठीक है, तो हमें जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको जो है हम पर्सनली समझा सकते हैं, उसके पॉइंट को डिस्क्राइब करा सकते हैं, या उससे रिलेटेड वीडियोज भी हम आपको बना के दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसके जो है इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल कैसे होता है, तो उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, या रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा स्पेशली कि सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी और ये कोऑर्डिनेटेड वे में होगा, ठीक है। और अगर माइटोसिस हो रहा है तो इसका जीनोम इंटैक्ट है, या मियोसिस भी हो रहा है तो भी जो है वो कंजर्व होता है। कैसे कंजर्व होता है, कंजर्वेशन के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल बनती हैं सेल साइकिल में, लेकिन सेल साइकिल का चलना या सेल डिवीजन का होना हो सकता है कि किसी टाइम पे ये टेम्परेली स्टॉप भी हो जाए, लेकिन जो सेल ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और सेल ग्रोथ में किसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें फेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में, तो अगर जो है हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन सेल की, अगर कल्चर मीडियम में ह्यूमन सेल की जो है सेल साइकिल देखते हैं तो ये कितना होता है, 24 आवर होता है। तो ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल है ये कंप्लीट होता है 24 आवर में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन के अलावा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे 24 आवर किसके रिस्पेक्ट में बोला गया, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बोला गया, ह्यूमन सेल के रिस्पेक्ट में बोला गया, ठीक है। इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर अगर जो है ईस्ट की बात करते हैं तो ये 90 मिनट होता है, कितना होता है, 90 मिनट होता है। कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में जैसे एस्चेरेसिया कोलाई, ई कोलाई के बारे में आप देख चुके हैं, बताया गया था 18 मिनट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं टाइम ड्यूरेशन का, तो ड्यूरेशन आप एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक वेरी करता रहता है, ठीक है। और ह्यूमन सेल के लिए 24 आवर, ईस्ट के लिए 90 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। अब पूरे सेल साइकिल को 2 स्टेज में, 2 फेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला फेज है वो इंटर फेज है और जो दूसरा फेज है वो यम फेज है। अगर हम लोग बात करते हैं पहले फेज की तो ये पहला फेज जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर फेज, और जो दूसरा फेज है वो यम फेज है, ठीक है। आगे पॉइंट को डिस्कस करने के पहले हम इस फिगर को अगर देख लें, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक चीज आपको ये नोटिस करना है, देखना है कि जो है अगर पुरानी एनसीईआरटी बुक आप देखते होंगे तो उसमें G0 को इस सेल साइकिल के अंदर ही जगह दी गई है। यम फेज के बाद G1 स्टेज पे, G1 स्टेज और यम फेज के बीच में आप कह सकते हैं कि G0 को स्टेज पहले पुरानी एनसीईआरटी में दी गई थी, लेकिन जो नई एनसीईआरटी आई उसमें करेक्शन होके आया है और इस G0 स्टेज को, जिसे आप क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है बट डिवीजन नहीं कर रहा होता है, इसे सेल साइकिल से बाहर निकाल दिया गया है। इस पे कई सालों से नीट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज को आप जरूर नोटिस करिएगा कि G0 को नई एनसीईआरटी करेक्शन में सेल साइकिल से बाहर जगह दे दी गई है, ठीक है, सेल साइकिल से बाहर निकाल दिया गया है, एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि पूरी सेल साइकिल को 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक स्टेज तो होता है इंटरफेज, एक क्या होता है, इंटरफेज। अगर जो है आप शुरू करते हैं यहाँ से लेके और ऐसे अल्टीमेटली आप जो है इस साइकिल को देखते हैं यहाँ तक का, ठीक है, तो ये स्टेज होती है इंटरफेज की। क्या होती है, इंटरफेज की स्टेज होती है। जैसे आपने देखा पूरे सेल साइकिल को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया, तो पहला इंटरफेज, दूसरा यम फेज, और इंटरफेज को भी डिवाइड कर दिया गया है टोटल 3 स्टेज में। जो पहला स्टेज है इंटरफेज का वो है G1, जो दूसरा स्टेज है वो है यस फेज, और जो है जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है G2 फेज। तो इंटरफेज जैसे पूरे सेल साइकिल को 2 स्टेज में, इंटरफेज यम फेज में, और उसके बाद अगर हम देखें इंटरफेज को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। एक G1 पहला फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज यस फेज, और तीसरा जो है स्टेज होता है G2 फेज, ठीक है। उसके बाद अगर जो है हम लोग यहाँ पे देखें कि जो यम फेज है, यम फेज जैसे आपने देखा ही है कि अभी आप देखेंगे भी कि 95% जो टाइम है पूरे सेल साइकिल का वो इंटरफेज लेता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया में आपको दिखाया गया है सेल साइकिल के इंटरफेज, और बहुत ही कम एरिया में दिखाया गया है यम फेज के बारे में। यम फेज की अगर हम पहली स्टेज देखते हैं तो ये होता है प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज होता है, ठीक है। अगर इसकी हम दूसरी स्टेज देखते हैं तो ये होता है मेटाफेज,
अगर हम इसकी तीसरी स्टेज देखते हैं तो ये होता है एनाफेज। अगर इसकी हम चौथी स्टेज देखें तो ये होता है टीलोफेज। अब यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना है कि एम फेज को 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे 4 स्टेज में बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक ये जो 4 स्टेज हैं इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। याद रखना है आपको 1 से लेके 4 तक, इसीलिए इसको आप बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इस स्टेज को आप बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद रखना है आपको, इस स्टेज को आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों स्टेज ये जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और जो उसके बाद में आप स्टेज देखते हैं इसको जो है बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, 5th नंबर पे आप यहाँ देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस। और इसमें जो है सेल डिवाइड होती है, सेल और उसका साइटोप्लाज्म, सेल और उसका साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। ठीक है, तो इस फिगर में पहली बात तो आपको ये नोटिस करना है कि जो G0 स्टेज है जिसे आप अभी देखेंगे क्विसेंट फेज बोलते हैं, इसे सेल साइकिल से बाहर कर दिया गया है। इंटरफेज को मैक्सिमम टाइम दिया गया है। अगर इसके सीक्वेंस को देखें तो पहला G1, दूसरा G2, पहला G1, दूसरा S और तीसरा जो है हो गया G2। याद रखिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यम फेज। यम फेज में 1 2 3 4 दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दैट इज इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और जो 5th नंबर पे मैंने यहाँ नोटिस किया, लिखा आपको ये साइटोकाइनेसिस, इसमें जो है सेल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, अब देखते हैं यम फेज में। यम फेज में क्या होता है? यम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। ठीक है, यम फेज यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बोलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि जो यम फेज है ये किसके बीच जो है, यम फेज या इंटरफेज में अगर आप देखेंगे तो कौन किसके बीच में है। तो आप अगर देखें कि अगर सिंपली आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको बताया जाएगा कि जैसे जो है, ठीक है, जैसे अगर आप देखते हैं कि जो है यम फेज आया सेल डिवीजन की, यम फेज के बाद में फिर आया जो है इंटरफेज, फिर उसके बाद आया यम फेज। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। पहले माइटोसिस हुआ, फिर सेल इंटरफेज में चली गई, फिर माइटोसिस हुआ, फिर सेल इंटरफेज में जाएगी, फिर माइटोसिस हुआ, फिर सेल इंटरफेज में जाएगी। तो इसीलिए एनसीईआरटी में इस पॉइंट को आपको बताया गया है कि इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव यम फेज। ठीक है, 2 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक यम फेज के बीच में इंटरफेज आता है। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरफेज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इंटरफेज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव यम फेज। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर हम लोग देखें कि जो है टोटल अगर सेल साइकिल ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाता है, ह्यूमन सेल के बीच में 24 आवर लेता है। ठीक है, अगर सेल साइकिल टोटल कितना लेता है 24 आवर, तो इंटरफेज 95% लेगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो होगा अप्रॉक्सीमेट 5% टाइम ड्यूरेशन लेगा यम फेज। तो देखिए इंटरफेज सबसे ज़्यादा समय लेता है, इंटरफेज सबसे ज़्यादा समय लेता है, जबकि यम फेज बहुत ही कम समय लेता है। रीजन उसका ये है कि इंटरफेज में प्रिपरेशन हो रहा है, इंटरफेज में प्रिपरेशन हो रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे कि जैसे एक सेल, कोई भी सेल है, ठीक है, अगर हम इसके क्रोमोजोम को ही देखें 46 क्रोमोजोम है। ठीक है, या और सारे सेल के कंटेंट को देखें तो सारी चीज़ें अपने अपने रिस्पेक्ट में अपने नंबर में होंगी। अगर क्रोमोजोम को ही देखें तो ये 46 हैं, और ये अपने दोनों डॉटर सेल में ये 46 क्रोमोजोम का ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ऐसे ही सारे कंटेंट इक्वली डिवाइड होंगे दोनों सेल में। तो अब खुद सोचिए कि 46 को 46 में जो है 2 सेल में देना है, तो इधर तो 46 ही है, उधर उसकी क्या होना है, डबलिंग होना है, या सारे कंटेंट का क्या होना है, सेल के डबलिंग होना है, डबल होना है। इसीलिए और ये डबलिंग जो होता है सारे जो है कंटेंट की जो बायोसिंथेसिस होती है वो इंटरफेज में होती है। कब होती है? इंटरफेज में होती है। इसीलिए जो इंटरफेज है ये मैक्सिमम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें ऑल कंटेंट ऑफ सेल बिकेम डबल, सारे के सारे कंटेंट डबल होते हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, सारी चीज़ों की सिंथेसिस होती है जो बराबर इक्वली डिवाइड होना है डॉटर सेल में, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है। फिर आगे द यम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। यम फेज की अगर शुरुआत देखेंगे तो न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे, जिससे जो है इसमें होगा क्या, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर
क्रोमोजोम कैरियोकाइनेसिस होगा, सेपरेशन होगा डॉटर क्रोमोजोम का। और याद रखना है ये एंड कब होगा, एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर यम फेज की जो है स्टार्टिंग कहाँ पे हुई, याद रखना स्टार्टिंग हुई न्यूक्लियर डिवीजन जिसे कैरियोकाइनेसिस बोला गया, और एंड कहाँ पे होगा, साइटोकाइनेसिस पे। एंड कहाँ पे होगा, साइटोकाइनेसिस पे, इस चीज को याद रखना है। द इंटरफेज जो है, अब इंटरफेज एक तरीके से बोला जाता है रेस्टिंग फेज, ठीक है। इंटरफेज को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इस चीज को आपको समझ के रखना है, क्यों रेस्टिंग फेज बोलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं कि इंटरफेज में उसने क्या किया, सेल प्रिपरेशन कर रही है डिवीजन के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन ये एक तरीके से एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, याद रखिएगा। इंटरफेज को आसानी से समझने के लिए हमने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया। अभी हम लोगों ने फिगर में भी देखा था, वो कौन सी स्टेज थी, तो हम लोगों ने देखा कि जो है वो G1, S एंड G2 फेज होते हैं, ठीक है। G1, S और G2 फेज 3 स्टेज में इसे जो है डिवाइड किया गया है, 3 स्टेज में इसे डिवाइड किया गया है। G1 फेज करिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर G1 की हम लोग बात करें कि G1 फेज क्या है, तो ये इंटरवल है। G1 फेज, जैसे अभी हम लोगों ने यम फेज के बारे में देखा, इंटरफेज के बारे में देखा था, तो आपने देखा था कि जो है इंटरफेज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव यम फेज। वैसे ही G1 फेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ली तो G1 फेज जो है क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये इंटरवल है, बीच का स्टेज है, माइटोसिस यम फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब रीजन क्या है, जो यस फेज यहाँ पे आप देखते हैं, यस फेज ये सिंथेसिस फेज है, इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G1 के पहले आप देखते थे यम फेज, तो G1 के पहले यम फेज और यस ये सिंथेटिक जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इसलिए G1 यम और यस के इंटरवल मतलब बीच में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। G1 फेज की अगर हम लोग बात करें तो G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, लेकिन इनका डीएनए जो है रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। क्यों, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस के आगे स्टेज में होगा, यस फेज में। तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि G1 क्या है। पहली बात, G1 इंटरवल है, किसके बीच में, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ये हो गया यस को बोल रहा है, ठीक है। तो माइटोसिस यम और यस के बीच में ही तो आपको G1 दिख रहा है, इसलिए इंटरवल हो गया। इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल और ये कंटिन्यू ग्रो करता है, लेकिन रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता। इसका यस फेज की अगर हम बात करें, यस और सिंथेटिक फेज, ठीक है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन डीएनए का, रेप्लिकेशन डीएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को आपको समझना है, यहाँ पे यस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब हम कहते हैं रेप्लिकेशन मतलब हो गया डबलिंग होना। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, डबलिंग होना, डबल होना, ठीक है। इसमें आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक पॉइंट बताया गया है, G1 में अगर जो है 2C है डीएनए का कंटेंट, तो जो है यस के बाद में अगर G1 में कितना है 2C है, तो यस के बाद में कितना होगा, तो आप खुद सोचिए, एस के बाद में यहाँ पे जो है ये होगा, यस के बाद में पूछा जाए क्या होगा, तो आप खुद देखिए यहाँ पे डीएनए डबल हुआ। G1 फेज के बाद में यस फेज में यहाँ पे डीएनए क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो G2 फेज में ये हो जाएगा 4C, कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो G1 फेज में अगर जो है डीएनए डबल 2C है, तो यस फेज में डीएनए की डबलिंग होती है। तो यस के एंड पे पूछा जाए या G2 में पूछा जाए तो डीएनए का कंटेंट कितना रहेगा, ये जो है 4C रहेगा, दैट इज ये डबल हो गया। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डीएनए के रिस्पेक्ट में, तो 2C अगर G1 में है तो यस के एंड पे या G2 में ये 4C हो जाएगा। लेकिन क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। अगर क्रोमोजोम G1 में 2C है तो G2 में या यस के एंड पे ये 2C ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यस फेज में डीएनए के कंटेंट को डबल होना बोला जा रहा है, ना कि यहाँ पे क्रोमोजोम के कंटेंट को डबल होना बताया जा रहा है। आगे अभी आप जब यम फेज देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्रोमोजोम का जो है डबलिंग, क्रोमोजोम का कंटेंट जो डबल होता है वो एना फेज में होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोटिस करके रखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया कि जो है ड्यूरिंग
दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। यस पेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है। अगर इनिशियल अमाउंट अगर हम लोग देखें डीएनए का 2C है इनिशियल अमाउंट, दैट इज एट द G1 या यस के स्टार्टिंग पे पहले ही, तो जो है देन इट इंक्रीजेज 4C। यस जो है यस के कंप्लीट होने पे या G2 में भी पूछा जाता तो ये 4C हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लेकिन नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, क्योंकि क्रोमोजोम का डबलिंग यस पेज में नहीं होता है। क्रोमोजोम का डबलिंग याद रखना है आपको, क्रोमोजोम का डबलिंग ये एनाफेज में होता है, इसलिए एनाफेज के बाद में उसका कंटेंट तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसका कंटेंट नहीं बढ़ेगा। अगर 2C है तो यस के बाद में या G2 में 2C ही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखें इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ द क्रोमोजोम एट G1, याद रखना है। तो यस पेज आफ्टर यस पेज, कब आफ्टर यस पेज, इस चीज़ को आप नोटिस करिए। यस पेज के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही रहेगा, जिस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, याद रखना। अब एनिमल में यस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं बिगिन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर देखा जाए क्या होता है, तो न्यूक्लियस में इस चीज़ को आपको समझना है। न्यूक्लियस में भैया, न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के रखिएगा, ठीक है। तो यस में यहाँ पे आपने देखा डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी डबलिंग होता है, डुप्लीकेशन होता है सेंट्रियोल का, जिसे आप सेंट्रोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर G2 फेज में प्रोटीन सेंसाइज होती है, स्पेशली कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और फिर सेंसिस इन प्रिपरेशन इन फॉर माइटोसिस के लिए सेंसिस हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस चीज़ को आप रिमाइंड करिएगा। अब जो है अगर हम देखते हैं सम सेल इन एडल्ट, अगर जो है कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, अगर देखते हैं एडल्ट में सम सेल इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल्स ऐसी हैं जैसे हार्ट की सेल हो गई, नर्व की सेल, न्यूरॉन्स हो गए, जो डिवीजन नहीं करते हुए देखे जाते, नहीं करते हैं, ओनली ओकेजनली, कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंजरी हो गई या सेल की डेथ हो गई, तो कुछ सेल डिवाइड कर जाती हैं। तो ऐसी सेल जो जनरली डिवीजन नहीं कर रही होती हैं, उन्हें जो है बोला जाता है, वो सेल एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, और उस इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। उस इनएक्टिव स्टेज को ध्यान रखिएगा, बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्विसेंट मतलब होता है मौन होना या चुप होना, मतलब जो यहाँ पे इनएक्टिव टर्म जो आ रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में है, इनएक्टिव टर्म इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल, इनएक्टिव सेल इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, याद रखना है, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेज इसे क्विसेंट स्टेज बोला जाएगा। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो आप ध्यान रखिएगा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन डिवीजन के रिस्पेक्ट में इनएक्टिव है, डिवीजन नहीं कर रहा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, याद रखना है। और नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवीजन इसमें नहीं हो रहा है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। एनिमल, अब देखते हैं यहाँ पे कि जो मैंने शुरू में ही आपको बेसिक समझाया था कि डिवीजन किसमें कौन सी टाइप का होता है, हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल में कैसा डिवीजन होता है, तो याद रखिएगा। इन एनिमल बोथ सेल इज ओनली इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। तो एनिमल में इस क्वेश्चन को आप में नीट में पूछा जा सकता है, एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन माइटोसिस किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन कौन से हैं कि एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें एनिमल में हैप्लॉइड सेल में भी डिवीजन होता है, मेल हनी बी का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, मेल हनी बी हैप्लॉइड सेल के जो है माइटोसिस होने से बनते हैं, याद रखना। जेनेटिक्स में इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाता है। तो एनिमल में सेल डिवीजन डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है। एक्सेप्शनली हनी बी का फॉर्मेशन जब होता है, ये जो है हैप्लॉइड, खुद हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल में डिवीजन माइटोसिस होने से हनी बी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेज के बारे में देखा, इसके आगे यम फेज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे डिस्क्रिप्शन क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी बूस्टर बुक से पढ़ाया जाता है, नीट के सारे क्वेश्चन 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक के सारे यूनिट्स में सारे जो है जो भी उसके सेट आते हैं, ठीक है, उसमें सारे सीरीज में आपको मिल जाते हैं।
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपके नीट एग्जाम में उसमें से नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट और उसके पॉइंट सीधे सीधे मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है जो एनसीईआरटी बूस्टर बुक है जो रेगुलर क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है, उसमें एनसीईआरटी के एज सच पॉइंट 100% पूरे हैं। उसके साथ साथ में एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट भी दिए होते हैं। जैसा आप नीट में जो है पिछले कई एग्जाम में अगर देखें तो 80 to 85 या 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज सच पूछे जाते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन या कभी कभार 5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा हटके पुटअप किए जाते हैं, तो उसका भी डिस्कशन आपको एनसीईआरटी बूस्टर में एज सच मिल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को एनसीईआरटी बूस्टर बुक की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9839988687 पे कांटेक्ट करके वो बुक जो है मंगवा सकता है, या रेगुलर क्लासेस सारे जो है टॉपिक को पढ़ने के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो जो है सेंटर पे ऑफिस पे आके जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। या दिए गए स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे जो है एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।